यूपी में 14 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। मुरादाबाद एसएसपी अमरोहा एसएसपी को एसपी को हटाया गया। मुरादाबाद के एसएसपी बबलू कुमार और अमरोहा के एसपी श्रीमती पूनम को हटाकर वेटिंग पर रखा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमरोहा में हाथरस के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल भेजे गए और बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल को मुरादाबाद का एसएसपी बनाया गया है। ये जो तब्दीलियां हुई हैं आपको बता रहे हैं। रामपुर के पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल को हटाकर 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली का सेना नायक बनाया गया है और बरेली की 8वीं वाहिनी पीएसी के सेना नायक राजेश कुमार सक्सेना को बलरामपुर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध अशोक कुमार चतुर्थ को रामपुर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। बिल्कुल आपको बता दें, संत कबीर नगर के पुलिस अधीक्षक कौस्तुभ को महाराजगंज का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा गोरखपुर के अपर पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार को संत कबीर नगर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। कुछ और तबादले भी हुए हैं। महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता को 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर नगर का सेनानायक बनाया गया है। ये तमाम कुछ सूची है जो सामने आई है। विकास वैद्य को हाथरस का एसपी बना दिया गया है। अतुल शर्मा द्वितीय को चित्रकूट का एसपी बनाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, धवल जायसवाल को कुशीनगर का एसपी बनाया गया है। सचिंद्र पटेल को प्रतीक्षारत किया गया है। तो कुल मिलाकर के 14 आईपीएस के तबादले हुए हैं। इधर से उधर किनको किया गया है, ये पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है। इसी पर हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। विवेक, ये बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं। 14 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। बड़े नाम कौन से हैं वो हमने बता दिए। विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, ये बहुत दिन से इंतजार हो रहा था आईएएस और आईपीएस दोनों की। चूंकि आचार संहिता लागू थी एमएलसी चुनाव की, इसलिए रुका हुआ था ये फैसला। लेकिन कल रात को आईपीएस के तबादले से इसकी शुरुआत हो गई है। 14 एसपी हैं, जिसमें से 9 जिलों के कप्तान हैं और 3 एसपी ऐसे हैं जिनको हटा के वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। लेकिन ये उन एसपी की सूची नहीं है, उन आईपीएस अफसरों की सूची नहीं है जिनको अभी हटना तय था। यानी 8 अधिकारी, पुलिस अधिकारी, 8 जिलों के पुलिस प्रभारी ऐसे हैं जिनको अभी हटना है। इसमें सोनभद्र, मिर्जापुर के एसपी हैं, आगरा के एसपी हैं, एसएसपी हैं। बहुत सारे ऐसे एसएसपी हैं जो एसएसपी की पोस्ट पर होते हुए भी प्रमोशन हो चुका है उनका, वो डीआईजी बन चुके हैं। यानी इनका हटना तय था, लेकिन अभी उनको टच नहीं किया गया है। यानी ये जो सूची आई है 14 अफसरों की, ये अभी एक्स्ट्रा सूची है, यानी जिसकी उम्मीद नहीं थी वो सूची है। अभी बहुत सारे अधिकारी नोएडा और कानपुर कमिश्नरेट में 2 एसीपी जो ज्वाइंट सीपी हैं उनको हटाना है, क्योंकि वो भी डीआईजी हो चुके हैं और उनका भी प्रमोशन हो चुका है। उस पोस्ट पे, जिस पोस्ट पे इस समय है, वहां पर जो एसपी रैंक का अधिकारी है वो तैनात होगा। और ऐसे बहुत सारे अफसर हैं। अगर कमिश्नरेट में देखें तो 5 कमिश्नरेट हैं, वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में। बहुत सारे पुलिस अफसर ऐसे हैं जो डीसीपी स्तर के हैं, जो जोन देख रहे हैं, उनको भी तबादला होना है। यानी आईपीएस की बड़ी सूची अभी आनी बाकी है। 14 अधिकारियों से शुरुआत हुई है। ये कहा जा रहा था कि शनिवार रात को ये सूची आएगी, चूंकि वीकेंड होता है और इधर जो अंबेडकर जयंती थी, तमाम जो एमएलसी चुनाव थे उनके परिणाम निकले, इस वजह से ये सूची रुकी हुई थी। लेकिन एमएलसी चुनाव के बाद ये इंतजार किया जा रहा था कि कभी भी सूची आ सकती है और आईएएस और आईपीएस दोनों की सूची आ सकती है। 14 जो अधिकारी थे, सबसे पहले एबीपी गंगा ने बता दिया था कि 14 अधिकारी बदलेंगे। हालांकि इस सूची में उन 14 अधिकारियों का नाम नहीं है जिनका नाम हमने लिया था। उसमें वो लोग शामिल हैं जिनका प्रमोशन हो चुका है और जो जिलों में बने हुए हैं उसके प्रमोशन के बाद उनको अन्य जगह पर तैनाती दी जानी है। और जो पोस्ट, जिस जिले की, जिस कैडर की पोस्ट है, जिस स्तर की पोस्ट है, वहां पर उन अधिकारियों को तैनात किया जाना है। यानी 14 अधिकारी वो तो अभी बदलेंगे ही। इसके अलावा बहुत सारे आईपीएस अधिकारियों का बदलना है। 18 आईएएस अफसर भी वेटिंग में हैं, जिसमें से अपर मुख्य सचिव स्तर के कई अधिकारी हैं, कई सचिव स्तर के अधिकारी हैं और कई जिलों के डीएम भी हैं। 8 से 10 जिलों के डीएम की सूची तैयार। क्या तबादले किए जाते हैं। शुक्रिया आपका बहुत जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। शिवपाल यादव के बाद आजम खान को लेकर खबर है कि वो पार्टी से, यानी कि अखिलेश से नाराज हैं। बिल्कुल, और सूत्रों की मानिए तो आजम खान और उनका परिवार सपा से अलग होने का मन बना चुका है। ये बड़ी जानकारी देखिए, बहुत जल्द सपा का साथ छोड़ सकते हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो जल्द ही नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। सूत्रों से जानकारी है कि आजम खान के करीबियों की बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम
नेताओं से मीटिंग हो चुकी है। हालांकि आजम के परिवार का कोई भी सदस्य अभी तक मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचा और इतना है। ही नहीं, ये नाराजगी इस हद तक है कि आजम खान के समर्थन में इस्तीफे की शुरुआत भी हो चुकी है। आजम खान के परिवार के किसी भी मेंबर का अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो खबरें चल रही हैं सियासी गलियारों में, वो वाकई में सच होने वाली हैं क्या, या फिर किस तरीके से अब आजम खान का पूरा परिवार फैसला लेता है, इस पर लगातार नजर रहे। और अब ये देखने वाली बात होगी क्या मुलायम सिंह यादव इसमें कोई फैसला लेते हैं, और जो मुलायम और समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की जो सोच है उसको लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी ये भी है कि एक मुस्लिम तबका नाराज चल रहा है। ऐसे में किस तरीके से सामंजस्य बिठाने की कोशिश होती है, या फिर अखिलेश को झटका लगना जिस तरीके से लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी पहले से सामने आ रही है। उसके बाद आजम खान की ओर से जो उनके मीडिया प्रभारी की ओर से जो बयान सामने आया, उसके बाद ये साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लगातार सीएम योगी सभी विभागों के प्रेजेंटेशन को बारी बारी से देख रहे हैं और आगे का पूरा प्लान बनाया जा रहा है। बिल्कुल, आज विभाग के प्रेजेंटेशन का दूसरा दिन है। आज सीएम योगी के सामने ऊर्जा और औद्योगिक विकास जैसे बड़े मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन पेश किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि शाम को 5:30 बजे एनेक्सी भवन में ये प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा और इस दरमियान कई मंत्री भी सीएम के साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। ये बैठक करीब 2 घंटे यानी कि शाम को 7:30 बजे तक चलेगी और उसके बाद आधे घंटे तक इस पर चर्चा होने की भी खबर है। और विवेक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, का प्रेजेंटेशन का आज दूसरा दिन है, आज क्या कुछ खास रहने की उम्मीद है? कृषि क्षेत्र का प्रेजेंटेशन हो चुका है, 13 तारीख को हुआ था। आज अवस्थापना और औद्योगिक विकास का है। कृषि क्षेत्र जो सबसे बड़ा सेक्टर है, जहां पर सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, उसको तरक्की की, उसके प्रमोशन की और बहुत सारी योजनाएं भी कृषि के लिए, कृषकों के लिए लाई जानी थी। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जब सरकार का गठन हुआ था, दोबारा सरकार बनी थी, तब सबसे पहले कहा था कि 100 दिन की कार्य योजना बनाई जाए। 100 दिन की सारे विभाग कार्य योजना बना चुके हैं। अब इसको 6 महीने का आगे लागू करना है, फिर 1 साल का लागू करना है, फिर 5 साल की पूरी कार्य योजना लागू करनी। यानी प्रदेश का इस सरकार में योगी 2.0 में कैसे विकास होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, इसको लेकर एक कार्य योजना सारे विभागों ने तैयार की है। उसी सिलसिले में आज अवस्थापना और औद्योगिक विकास सेक्टर से जुड़े जो विभाग हैं वो भाग लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण विभाग है इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। अगर बात करें तो पिछले बार सतीश महाना औद्योगिक विकास मंत्री थे और उनके समय में कई MAU साइन हुए, विदेशों से कई जो प्रोजेक्ट थे वो आए हैं, लेकिन इसको और आगे बढ़ाना है। और अगर अवस्थापना की बात करेंगे हम तो बहुत सारे विभाग हैं इसमें ऊर्जा विभाग है, इसमें जो अतिरिक्त ऊर्जा विभाग है, IT है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, नागरिक उड्डयन विभाग है, लोक निर्माण विभाग है, खादी और ग्रामोद्योग विभाग है, NRI और संस्थागत वित्त विभाग जुड़े हैं। इसमें जो MSME है, निर्यात प्रोत्साहन है, हथकरघा वस्त्र उद्योग है, इतने सारे विभाग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं कि सारे विभागों के जो मंत्री हैं, जो मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, जो अधिकारी हैं, जो प्रमुख सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी हैं, वो सब आज यहाँ पर शाम को 5 बजे एनेक्सी आएंगे। मुख्यमंत्री सबकी बैठक लेंगे और उसके बाद जो ये बताया जा रहा है कि 1 घंटे 1.5 घंटे तक ये प्रेजेंटेशन चलेगा सारे विभागों का और उसके बाद एक चर्चा होगी आपस में कि क्या डेवलपमेंट, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, अगले 5 सालों में कौन कौन सी योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा, अमली जामा पहनाया जाएगा। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सेक्टर रोजगार से जुड़ा हुआ है। रोजगार को लेकर योगी की सरकार के पहले दिन से, यानी जब पिछली सरकार बनी थी तब से विवाद हो रहा है। तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई भर्तियां रुकी हुई हैं, कई भर्तियां कोर्ट के चक्कर में झंझट में फंसी हुई हैं, तो कई भर्तियां निरस्त भी की गई हैं। ये पूरा सेक्टर रोजगार से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। योगी सरकार अब आगे रोजगार कैसे युवाओं को देगी, कौन कौन से सेक्टर होंगे, किसमें कितनी भर्तियां निकलेंगी, ये पूरी आज की बैठक में ये पूरा मसला तय किया जाएगा कि किस तरह से युवाओं को रोजगार दिया जाए। देख रहे हैं आप, सोशल मीडिया हो चाहे मुख्यमंत्री लगातार बड़े फैसले भी दे रहे हैं। अब योगी सरकार ने गन्ना किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया है। बिल्कुल, यूपी सरकार ने 14 दिन में गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। अगले 100 दिन में 8,000 करोड़ बकाया भुगतान की तैयारी है। सीएम योगी ने आदेश दिए हैं कि अगले 6 महीनों के भीतर 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाए। साथ ही अगले 5 सालों में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है।
दरअसल गन्ना मूल्य बकाये पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। न सिर्फ भुगतान बल्कि अगले 5 सालों में गन्ने की उत्पादकता 81.5 हेक्टेयर से बढ़ाकर 84 टन प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। और इतना ही नहीं, पेराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ना सर्वेक्षण नीति और डिजिटल सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है। तो 10 बड़ी बातें क्या हैं, किस तरीके से गन्ना किसानों पर फोकस किया गया है, किस तरीके से गन्ना किसानों का ख्याल रखा गया है योगी सरकार 2.0 में, वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। 10 बड़ी बातें, 10 हाइलाइट्स हैं। अगले 100 दिन का पूरा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। 100 दिन में 8,000 करोड़ का भुगतान होगा, ये भी तय किया गया है। और 6 महीने के भीतर 12,000 करोड़ भुगतान का लक्ष्य रखा गया है। गन्ना उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। दोबारा सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। लोक कल्याण के लक्ष्य को लेकर शासन स्तर पर अगले 5 साल तक की रणनीति बनाई गई है और उसी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। खबर यह है कि अब योगी की टीम यूपी लोक कल्याण के संकल्प के साथ ग्राउंड जीरो पर उतरेगी और इसके लिए शासन स्तर पर रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जल्द ही इसे अमल में लाया जाएगा। इसको लेकर सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को निर्देश भी दिए हैं कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक से अधिक रोजगार सृजन पर फोकस करें, साथ ही विभागीय कार्यों योजनाओं में और बेहतर करने का प्रयास करें। शासन की ओर से मंत्रियों के लिए दिनवार एजेंडा तय किया गया है। मंत्री सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लखनऊ में ही रहेंगे। लखनऊ में सोमवार को मंत्री जन समस्याओं के निस्तारण के लिए अपने दफ्तरों में शासकीय कार्यों के साथ साथ जन सुनवाई भी करेंगे। मंत्रियों को मंगलवार के दिन कैबिनेट की संभावित बैठक और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शुक्रवार, शनिवार, रविवार को जिलों में और प्रभारी जिलों में रात्रि प्रवास करने के लिए कहा गया है। तो मंत्रियों का पूरा रूटीन किस तरीके से होगा, हफ्ते के भीतर उनको किस तरीके से काम करना होगा, ये पूरा तय किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी एक्टिवली योगी सरकार काम कर रही है और बेतहाशा लोगों को उम्मीदें भी हैं। उन उम्मीदों पर खरा उतरना एकमात्र लक्ष्य है। और चलिए अब खबर मेरठ से है, जहां पुलिस ने गौवंश की तस्करी का सिंडिकेट चलाने वाला माफिया अकबर बंजारा को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ एसओजी और फलावदा थाना की टीम ने 2 लाख रुपए के इनामी बदमाश को अपने शिकंजे में लिया है। दरअसल ये तस्कर मेघालय के रास्ते बांग्लादेश तक गौ तस्करी कराते थे और आपको हम भी बताएं कि इनाम घोषित होने के बाद अकबर बंजारा फरार चल रहा था। बिल्कुल, वहीं पुलिस ने इस सिंडिकेट के माफिया अकबर बंजारा के भाई सलमान और समीम को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कई दिनों से पुलिस को इनकी तलाश थी। तो मेरठ में माफिया को गिरफ्तार किया गया है। नॉर्थ ईस्ट में गौ तस्करी आरोपी करवाता था। एसओजी और पुलिस की टीम ने मिलकर माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। 2 लाख रुपए का इनामी ये आरोपी बताया जा रहा है, बहरहाल जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। गौ तस्करी का माफिया अकबर बंजारा पकड़ा गया। 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया था और लगातार पुलिस सर्च भी कर रही थी। अलग अलग हिस्सों में दबिश दी जा रही थी, कई टीमें गठित की गई थी और उसके बाद अब कामयाबी मिली है, गिरफ्तार कर लिया गया। इससे भी पूछताछ होगी। मेरठ में माफिया गिरफ्तार हुआ। नॉर्थ ईस्ट में गौ तस्करी करवाता था, ये आरोप है, ना करता था बल्कि करवाता था, ये भी आरोप है। इससे पूछताछ के लिए आसाम से एक टीम आई थी। इनके द्वारा बताया गया है कि ये 2 लाख का इनामिया बदमाश है। इसके द्वारा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में पशु तस्करी का एक सिंडिकेट चलाया जाता है, जिसमें पूरे पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में कई पशु, भैंस एवं प्रतिबंधित पशु की तस्करी की जाती है और वहाँ से बांग्लादेश भी पशु तस्करी किया जाता है। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। आसाम पुलिस के द्वारा बी वारंट प्राप्त करके इसको आसाम ले जाया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से बड़ी खबर है। बीपी गंगा की खबर का बड़ा असर यहाँ पर हुआ। कोहिनूर के अवैध निर्माण पर चलेगा वीडीए का बुलडोजर। रविंद्रपुरी में कोहिनूर बिल्डिंग पर अवैध निर्माण का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, वीडीए वीसी ईशा दुहन ने बीपी गंगा की खबर का संज्ञान लिया। पहले से सील हुई बिल्डिंग में निर्माण का काम हो रहा था और मामले में वीडीए के कर्मचारियों और पुलिस की संलिप्तता का शक है। मामले पर वीडीए ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। बीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद किस तरीके से असर इसका हुआ है। कोहिनूर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। बुलडोजर चलेगा। रविंद्रपुरी में कोहिनूर बिल्डिंग को गिराया जाएगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण ये कार्रवाई करेगी।
दरअसल एबीपी गंगा जनता के सरोकार के मुद्दे उठाता है। ऐसे ही 3 मुद्दे जब एबीपी गंगा ने उठाए तो हड़कंप मच गया जब यूपी के 66 प्राइमरी स्कूल की बत्ती काट दी गई। और जब एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था तो प्रशासन हरकत में आया और सभी स्कूलों की बिजली बहाल कर दी गई। और वहीं दूसरी खबर प्रयागराज से है। बिल्कुल, प्रयागराज से आपको बता दें, गंगा की धारा को मोड़ने का काम किया जा रहा था। यहां पर भी एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ और अवैध निर्माण करने वालों पर हंटर चला दिया गया। तो वहीं वाराणसी में कोहिनूर बिल्डिंग पर अवैध निर्माण की खबर को भी एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसे एबीपी गंगा ने दिखाया, प्रसारित किया और फिर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई। तो 3 तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को किस तरीके से उठाया गया और किस तरीके से कार्रवाई हुई वो भी आपको बता रहे हैं। अगली खबर झांसी से है। यहाँ केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर तल्ख बयानबाजी की है और ममता बनर्जी को नाम बदलने की नसीहत तक दे डाली है। मीडिया से बात करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति से जब बंगाल में हिंसा की घटनाओं पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा वहां हिंदू मुस्लिमों के दंगे में मौत हो रही है, लेकिन फिर भी ममता को फिक्र नहीं है। ऐसे में उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर ममता चुपचाप बैठी हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्हें अपना नाम क्रूरता रख लेना चाहिए। तो ममता दीदी पर किस तरीके से गरजी हैं साध्वी निरंजन ज्योति, ये हमने आपको बताया। पश्चिम बंगाल में यदि दंगा हो रहा है तो हिंदू और मुसलमान दोनों मारे जा रहे हैं। क्या उस सरकार पर कोई नहीं बोलेगा? नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि वहाँ खतरे में नहीं देश। और मैं तो कहती हूँ ममता तुम अपना नाम बदल लो भाई। ममता का मतलब होता है, माँ होती है ना, वो ममता के रूप होती है। एक बार बच्चा भी शरीर में गंदगी कर देता है ना, माँ उसको भी साफ करके उसको उतनी प्यार से रखती है। लेकिन ममता का नाम तो क्रूरता होना चाहिए। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। यूपी में आवारा पशुओं से बड़ी आबादी को परेशानी को लेकर सरकार अभियान चलाने जा रही है। आज से इस समस्या को लेकर सरकार एक्शन मोड में नजर आएगी। बिल्कुल, और इस अभियान के तहत आज से 5 मई तक निराश्रित पशुओं के चारा पानी की व्यवस्था को और बेहतर करने की कोशिश होगी। गौ आश्रय स्थलों पर व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। साथ ही चारा और भूसे के लिए कुल 2691 भूसा बैंक स्थापित करने की भी तैयारी है। बिल्कुल, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि सभी जिलों में निराश्रित पशुओं को गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित कर उनकी सुरक्षा के लिए शेड के निर्माण व अन्य कार्यों में तेजी लाई जाए। और बताया भी गया है कि इसके लिए पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास विभाग की मदद ली जाएगी। साथ ही शासन स्तर से भी नियमित रूप से समीक्षा होगी। तो छुट्टा पशुओं का एक बड़ा मुद्दा था। चुनावों से पहले भी कई बार ये मुद्दा उठा और उसको लेकर अब प्लान भी तैयार कर लिया गया है। 5 मई से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। गौ आश्रय स्थलों में बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए भी इंतजाम किए जाएंगे। शासन की ओर से प्रशासन को इसके निर्देश दे दिए गए हैं, अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं। और गौशालाओं में जिस तरीके की भी व्यवस्थाएं होती हैं, गायों के खाने पीने से लेकर उनके रहने तक की तमाम व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। छुट्टा पशुओं को लेकर प्लान तैयार किया गया है। शासन स्तर से नियमित रूप से इसको लेकर समीक्षा भी की जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। महाराष्ट्र और कर्नाटक से लाउडस्पीकर का शुरू हुआ विवाद उत्तर प्रदेश में भी गूंज रहा है। सूबे में इन दिनों लाउडस्पीकर पर जंग जारी है। जी हाँ, और अब जगह जगह मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है। एक तरफ जहां अलीगढ़ में इसको लेकर घमासान जारी है, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल, दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कासगंज की तस्वीर है। कासगंज के पटियाली में भी अजान के विरोध में अब हनुमान चालीसा बजाया जाने लगा है। दावा किया जा रहा है कि जल्द और भी कई मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे। बिल्कुल, और तीसरी तस्वीर वाराणसी से भी सामने आई है। कुछ ऐसी तस्वीरें वाराणसी में भी देखने को मिली है। यहाँ भी एक शख्स ने अपने घर की छत पर लाउड स्पीकर लगवा दिया। अब लाउड स्पीकर से देखिए किस तरीके से हनुमान चालीसा वर्सेस अजान हो गया है, वो भी आप समझ लीजिए। अलीगढ़, कासगंज, वाराणसी, हर एक हिस्से से ऐसी तस्वीरें उभर करके सामने आ रही हैं और शुरू हो गया है घमासान हनुमान चालीसा वर्सेस अजान।